अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी, हूर और अरहम की कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। ब्लैक शेफोन की स्लीवलेस खूबसूरत साड़ी में मलबूस, जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम किया गया था, नफीस ज्वेलरी और नफासत से किए गए मेकअप में अपने जगमग करते हुस्न के साथ वो जैसे ही उस महंगे होटल के रंगों बू और रोशनियों में नहाए वसी और अरीज हॉल में दाखिल हुई तो कई नज़रें उस पर जम गई। वो जो पहले ही नर्वस हो रही थी, अपनी तरफ उठती निगाहें उसे मज़ीद पजल कर गई। कदमों में भी हल्की सी कपकपाहट दर आई थी। उसकी गिरफ्त अपनी साड़ी के पल्लू पर मज़ीद सख्त हुई, मगर शेफोन की ये बारीक साड़ी उसके खूबसूरत वजूद की दिलकशी छुपाने में नाकाम थी। बेहद कंफ्यूज निगाहों से लोगों को सलाम करती वो सीढ़ियाँ उतरकर हॉल के वस्त में आई तो उसकी निगाह एक साइड पर खड़े अरहम दुरानी पर पड़ी। अपने दिलकश पर्सनैलिटी और पुरएतमाद अंदाज के साथ वो अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसकी तरफ से इसकी पुश थी। उस पर निगाह पड़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उफ खुदाया, न जाने मुझे देखकर कैसा रिएक्शन देंगे। वो घबरा कर सोचती एक साइड पर आ खड़ी हुई और साड़ी के पल्लू से अपने बरहना बाजुओं को कवर करने की कोशिश करने लगी। अपनी 20 साला ज़िंदगी में वो पहली बार यूं जिस्म को अयां करता लिबास पहनकर किसी पब्लिक प्लेस पर आई थी, और ये लिबास भी उसने अपनी मर्जी से नहीं पहना था, बल्कि ममानी जान ने ज़बरदस्ती पहनने पर मजबूर किया। वो उसे अपनी मॉडर्न सोसाइटी में ढालना चाहती थी, अपने बेटे की पसंद के मुताबिक बनाना चाहती थी, और वो चाहकर भी उन्हें इनकार ना कर सकी थी। इसलिए खुद पर जबर करके उनके हुक्म के मुताबिक ये लिबास तो पहन लिया था, मगर अब खुद को सख्त अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। हालांकि पार्टी में उससे ज़्यादा बोल्ड और नीम उरिया लिबास वाली औरतें थीं, मगर उसे यूं लग रहा था जैसे हर मर्द की निगाह इसके वजूद पर हो। अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ अरहम दुरानी ने यूं ही गर्दन घुमाई और चंद सेकंड के लिए साकित हो गया। हॉल के कोने में खड़ी साड़ी में मलबूस अपने उरिया बाजू को छुपाने की कोशिश करती वो हूर ही थी। उसके जहन में एकदम झमाका हुआ। मम्मी ने सुबह ही तो कहा था कि वो इसे पार्टी में अपने साथ ले जाए, मगर उसने उस वक्त इसकी हुलियों को जवाब बनाकर इनकार कर दिया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो नीम उरिया ड्रेस पहन कर आ जाएगी। खून अरहम दुरानी की कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगा था। वाओ, ये नई कयामत कौन है यार? क्या ज़बरदस्त फिगर है। आज से तो पहले इस हसीना को कहीं नहीं देखा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरहम दुरानी के कानों में कुछ मर्दों के फिक्रे पड़े थे, जिन्हें सुनते उसका फिशारे खून तेज़ हुआ। वो लंबे लंबे ढक बरता उसके सर पर जा पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और ये कैसा ड्रेस पहन कर आई हो? तुम्हारा वो पर्दा करना, नेक परवीन बनकर रहना, सब ढोंग था क्या, जो अब गैर मर्दों में ऐसा ड्रेस पहन कर आ गई तुम? वो शोले बरसाती निगाहों से देखता उसके बेहद करीब खड़ा धीमे लहजे में फिंकार रहा था। हूर की तो सीटी गुम हो गई। शर्मिंदगी और खौफ के एहसास से चेहरे का रंग फक हो गया। मैं खुद नहीं आई, ममानी ने भेजा है, और ये ड्रेस भी उन्होंने कहा है पहनने को। लबों को कुचलते नीची नजरें किए पलकों को झपक झपक कर आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश करते उसने वजाहत दी। मम्मी ने कहा था, और तुम क्या बच्ची थी जो ये पहन कर आ गई? सीधी तरह कहो, इस हुलिये में यहाँ गैर मर्दों को लुभाने आई हो? उसके तनफ्फुर और हकारत भरे लहजे में लगाए गए इल्ज़ाम पर हूर ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। बहुत शौक है अपना हुस्न गैर मर्दों को दिखाने का। चलो घर, आज तुम्हारे इस हुस्न को खिराज बख्श ही देता हूँ। उसे कलाई से दबोचे हॉल के उक्की दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलकर तेज़ कदमों से पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी तक आया। दाएं हाथ से लॉक खोलकर फक चेहरे के साथ खड़ी हूर को अंदर धकेला और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कुछ ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। हूर की हालत ख़राब हो रही थी। अरहम दुरानी का रिएक्शन इतना शदीद होगा उसे अंदाज़ा नहीं था। घर पहुंचकर पोर्च में गाड़ी रोककर वो उसे मुलाजमों के सामने खींचता हुआ बेडरूम में लाया।
حور اس کے تیوروں سے دہل گئی تھی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا تو حور کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے ارحم درانی کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ آج سے 6 مہینے پہلے امی کے انتقال کے بعد ماموں شہاب درانی اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ شہاب درانی اپنے شہر کے ایک نہایت معروف، کامیاب اور امیر بزنس مین تھے، لیکن یہ دولت اور جاہ و جلال ان کو وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے رات دن ایک کر کے اپنی انتھک محنت اور جد و جہد سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ دولت کی ریل پیل اور کاروباری دنیا کی ہزارہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے اپنی اکلوتی اور غریب بہن راشدہ سے کبھی تعلق نہیں ختم کیا تھا۔ بہنوئی کی اچانک وفات کے بعد شہاب درانی نے بارہا کوشش کی کہ وہ اپنی بہن کی مالی مدد کرے، لیکن راشدہ بیگم بلا کی خوددار خاتون تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی قلیل سی پینشن پر قناعت کی، اپنی سفید پوشی کا بھرم بھرپور رکھا، مگر اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ 7 ماہ قبل راشدہ بیگم کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ مسلسل بخار اور جسمانی نکاہت نے انہیں نڈھال کر دیا۔ جب طبیعت حد سے بگڑی تو انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں حورالعین سے کہا، اپنے ماموں کو فون ملا دو، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حورالعین نے گھبرا کر فون ماموں کو کیا۔ شہاب درانی نے جیسے ہی بہن کی بیماری کی خبر سنی، اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر دوڑے چلے آئے۔ پھر جب اسپتال میں مختلف معائنے اور ٹیسٹ ہوئے تو انکشاف ہوا کہ راشدہ بیگم کو آخری درجے کا بلڈ کینسر ہے۔ یہ خبر حورالعین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ شہاب درانی بھی اپنی اکلوتی بہن کی یہ بیماری جان کر شدید غمزدہ ہوئے۔ راشدہ بیگم نے آخری سانس لیتے ہوئے شہاب درانی کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے التجا کی، شہاب بھائی، میری حور بہت معصوم ہے، اس دنیا میں اس کا میرے بعد کوئی نہیں، مجھے وعدہ دیں کہ آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جواب میں شہاب درانی نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ حور کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ اصرار کر کے بہن کو شہر کے مہنگے ترین اور جدید اسپتال میں لے آئے، جہاں بہترین ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے علاج میں لگ گئی، لیکن اجل کا وقت مقرر تھا۔ راشدہ بیگم صرف چند ہی دن زیست کی جنگ لڑ سکی اور حورالعین کے سر سے ماں کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ ماں کی وفات نے حورالعین کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن رات گمسم رہتی، آنسو بہاتی، ماموں اس کی دلجوئی کرتے، اسے تسلی دیتے۔ ممانی شائستہ کا رویہ بھی بظاہر ہمدردی اور شفقت والا تھا، لیکن اس عالی شان محل جیسے بنگلے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے حورالعین کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر رکھا تھا، اور وہ تھا شہاب درانی کا اکلوتا لاڈلا، مغرور اور انا پرست بیٹا ارحم درانی۔ ارحم درانی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، بے حد ہینڈسم، ماڈرن اور اپنے باپ کی دولت پر ناز کرنے والا مغرور نوجوان تھا۔ اس نے اپنی پھپھو کی وفات پر نہ تو ذرا سا افسوس ظاہر کرنا ضروری سمجھا اور نہ ہی حورالعین سے ایک بار بھی مخاطب ہوا۔ اس کی نظر میں واقعی حورالعین محض ایک غریب چھوٹے شہر کی سیدھی سادھی اور بیکورڈ لڑکی تھی، جس کی ان کے شاندار لائف سٹائل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ راشدہ بیگم کے 40ویں کے دوسرے ہی دن ماموں شہاب درانی نے اچانک حورالعین کو اپنے پاس بلایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حور بیٹا، میں نے اپنی مرحومہ بہن سے ایک وعدہ کیا تھا، آج شام کو تمہارا نکاح میرے بیٹے ارحم سے ہے، تم اب اس گھر کی مالکن بن کر رہو گی۔ یہ سن کر حورالعین شاید حیران ہوئی، کہاں ارحم درانی جیسے ماڈرن، امیر اور مغرور شخص کا معیار، اور کہاں اس جیسی سادہ، باحجاب اور مڈل کلاس لڑکی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے کہ ارحم جیسا خود سر لڑکا اس نکاح پر راضی کیسے ہو گیا، مگر وہ ماموں کے احسانات اور شفقت کے آگے کچھ نہ بول سکی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس حقیقت سے بالکل لا علم تھی کہ ارحم کی اس نکاح میں 1% بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ نکاح صرف اور صرف شہاب درانی کے حکم جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی کے نتیجے میں ہو رہا تھا۔ نکاح کی مختصر اور سادہ تقریب شام کو گھر پر ہی منعقد ہوئی، جس میں صرف چند قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ نکاح کے بعد حورالعین کو ارحم کے وسیع خوبصورت بیڈ روم میں بیٹھا دیا گیا۔ حورالعین دلہن کے ریڈ لباس میں سجی سوری، سر پر بڑا سا دوپٹہ جمائے ارحم کے بیڈ پر بیٹھی کپ کپا رہی تھی۔
اس کا دل خوف اور ایک اندیکھے خدشے سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے 11 بجے کمرے کا لاک گھوما اور ارحم درانی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی اتنی شدید زور سے دروازہ بند کیا کہ اس کی دھماکے دار آواز سے نورالعین کا نازک دل لرز اٹھا۔ اس نے ڈر کر سر مزید جھکا لیا۔ ارحم چند لمحے سخت ناگوار اور حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور تنفر کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پھر تیز قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور نہایت سرد و کٹھور آواز میں بولا، اٹھو میرے بیڈ سے، اور آئندہ یہاں بیٹھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ حورالعین اس کے گرجدار حکم سے گھبرا کر فوراً بیڈ سے اتری اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بولا، ایک بات اچھے سے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، تم سے شادی میں نے صرف اور صرف ڈیڈ کے مجبور کرنے پر کی ہے۔ انہوں نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا، ورنہ تم جیسی ملانی ٹائپ مڈل کلاس اور بیکورڈ لڑکی کسی طور پر بھی میری بیوی کے درجے پر فائز ہونے کے قابل نہیں تھی، سمجھی تم؟ ان الفاظ نے حورالعین کے جسم سے جیسے جان نکال دی۔ وہ ساکت کھڑی اس کی کڑوی باتیں سنتی رہی۔ میری ہائی سوسائٹی سرکل میں تم جیسی لڑکی کا میرے ساتھ ہونا میرے لیے باعث شرمندگی اور ذلت ہوگا، لہٰذا اپنی اوقات اور حد میں رہنا۔ ہمارے درمیان یہ رشتہ محض کاغذی رہے گا۔ مجھ سے ایک اصلی شوہر کے حقوق اور فرائض کی توقع غلطی سے بھی مت کرنا۔ میری نظر میں تمہاری حیثیت اس گھر میں محض ایک نوکرانی جیسی ہی رہے گی، اور ہاں، جیسے ہی مجھے اپنے لیول کی کوئی ماڈرن لڑکی پسند آئی، میں تمہیں فوراً طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں گا۔ حقارت بھرے لہجے میں لفظوں کا زہر انڈیلتے ارحم درانی نے اس پر اس کی اوقات اتنی بے رحمی سے واضح کر دی تھی کہ حورالعین کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آنکھوں سے گرم سیال نکل کر اس کی گلابی گالوں کو بھگونے لگا۔ اس کا پورا وجود تذلیل اور شرمندگی کے احساس سے لرز رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اس شاندار، امیر اور مغرور مرد کے گلے کا توق بنا کر تھوپ دیا گیا ہو، جس کے معیار کے ارد گرد بھی وہ نہیں پھٹکتی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اکثر نظر انداز کرتا ہوا غصے سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے آیا اور سکون سے اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا، جبکہ حورالعین ڈریسنگ روم کے کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز روتی رہی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گھل رہی تھیں۔ ماموں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ آپ نے مجھے ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا جو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ کاش میں بھی امی کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اگلی صبح ممانی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کا رویہ اب وہ پہلے جیسا شفقت آمیز نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے انداز میں ایک عجیب سی سرد مہری آ چکی تھی۔ کچن میں ملازماؤں کے ساتھ ناشتہ لگواؤ۔ ارحم صبح جلدی ناشتہ کرتا ہے، اسے ہر چیز وقت پر چاہیے، ممانی نے حکم دیا۔ حورالعین نے سر پر اپنا سوتی دوپٹہ اچھی طرح جمایا اور خاموشی سے کچن میں جا کر ملازماؤں کی مدد کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ہال میں ناشتہ لگایا جانے لگا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ارحم درانی بلیک ٹریک سوٹ پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر حورالعین پر پڑی تو اس کا موڈ لمحوں میں خراب ہو گیا۔ پھر وہ جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا، حورالعین نے کپ کپاتے ہاتھوں اور لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے سامنے آملیٹ اور پراٹھے والی پلیٹ رکھی۔ ارحم نے شدید ناگواری سے اس کے سر پر اچھی طرح جمے ہوئے دوپٹے اور اس کے انتہائی سادہ سے سوٹ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے دل میں غصے کا ابال اٹھا۔ یہ کیا ملانیوں والا روپ دھارا ہوا ہے تم نے؟ اس نے سخت سرد اور زہریلے لہجے میں طنز کیا۔ حورالعین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن ارحم کو اس کی یہ خاموشی اپنی انا پر چوٹ لگی، اس لیے ہاتھ بڑھا کر حورالعین کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو تم؟ جواب دو مجھے۔ وہ دھیمے مگر خطرناک لہجے میں غرایا۔ حورالعین درد اور گھبراہٹ سے تڑپ گئی۔ اس کی کلائی ارحم کی مضبوط انگلیوں کے درمیان پس رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ ارحم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسی وقت ممانی وہاں آ گئی۔
माँ की आवाज़ सुनकर अरम ने उसकी कलाई छोड़ दी। हूर ने अपनी सुर्ख पड़ती कलाई को दूसरे हाथ से सहलाया और तेजी से मुड़कर किचन की तरफ भाग गई। मम्मी, मैं ही मिला था डैड को अपनी इस मुल्लानी भांजी के लिए। इसे देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। अरम ने गुस्से से कुर्सी को पीछे धकेलते हुए अपनी माँ से कहा। किचन में खड़ी होरोलैन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पास खड़ी बूढ़ी मुलाजमा मासी जोहरा ने शफकत और हमदर्दी भरी नज़र उस पर डाली और बोली। नाश्ते के बाद मुमानी इसे अपने साथ शहर के एक बहुत बड़े और नामवर शॉपिंग मॉल में ले गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी हाई सोसाइटी की दोस्तें उनकी बहू का ये सादा रूप देखकर उनका मजाक बनाएं। उन्होंने जदीद तराश खराश के खूबसूरत और कीमती ब्रांडेड मलबूसात इसे दिलवाए। घर वापसी पर उनके हुक्म पर होरोलैन ने एक निहायत हसीन हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन तो लिया, लेकिन अपनी तरबियत और शर्मो हया की वजह से मजबूर थी, इसलिए उनके इसरार के बावजूद दुपट्टा अपने सर से ना उतार सकी। शाम के वक्त जब अरम कमरे में आया तो सामने होरोलैन को खड़े देखकर उसके कदम जम गए। गुलाबी रंग होरोलैन की उजली शफाफ रंगत पर बेहद खिल रहा था। उसका मासूम चेहरा और सर पर करीने से जमा हुआ दुपट्टा उसकी खूबसूरती को एक मुकद्दस रूप दे रहा था। अरम के दिल की धड़कन ने अचानक एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार बदली। उसकी नज़रें हूर के गुलाबी लबों, उसकी लंबी पलकों और उसके मुनासिब वजूद पर ठहर गई। वो चंद सेकंड्स के लिए उसके फितरी और बेसाख्ता हुस्न के शहर में जकड़ा गया। यह तो अच्छी खासी खूबसूरत है, एक पल के लिए दिल ने एतराफ़ किया, लेकिन अना और गरूर ने फौरी इस एहसास को कुचल दिया। वो अपने अंदर पैदा होने वाली इस गैर मुतवक्को कशिश से सख्त घबरा गया और ख़ुद पर काबू पाते हुए चेहरे पर फिर वही तेवर और हकारत भरे तासुरात सजा लिए। एक सख्त नज़र उस पर डालते तंजन कहा, तुम कोई वजीफ़ा कर रही हो क्या? होरोलैन ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। ये जो थान लपेट रखा है तुमने अपने सर पर, इसकी वजह पूछ रहा हूँ। उसने उसके दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए तमस्खुर उड़ाया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं था? कहाँ मैं एलीट क्लास का हैंडसम और मॉडर्न लड़का, और कहाँ तुम एक मिडिल क्लास मुल्लानी। बेशक शक्ल गुजारे लायक है, मगर अपना स्टेटस देखा है तुमने कभी? फिर ये बताओ, डैड को मना क्यों नहीं किया तुमने मुझसे शादी के लिए? वो उसे घूरते हुए पूछ रहा था। होरोलैन ने अपने अंदर उठते आंसुओं के तूफान को पीकर धीमी मगर जब्त में डूबी आवाज़ में कहा, मामू ने मुझसे नहीं पूछा था। अगर वो पूछते तो मैं मना कर देती। अरहम दुरानी इस्तेज़ाइया हंस दिया। अच्छा, अगर पूछते तो मना कर देती? वाओ, इतनी तुम गैरतमंद हो ना। तुम्हारी तो अंदर से मुराद बराई होगी कि तुम जैसी मिडिल क्लास मामूली लड़की को मुझ जैसा शानदार और अमीर लड़का मुफ्त में मिल गया। फिर तुम क्यों मना करती भला? डैड ने बहुत नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ। अगर तुम्हारी शादी करनी ही थी तो तुम्हारी ही क्लास के किसी मौलवी से करते ना। होरोलैन का चेहरा इस शदीद बेइज्जती और तजलील के एहसास से सुर्ख हो गया। वो शख्स इसकी खाली बेइज्जती नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी कर रहा था। अब ये रोज़ाना का मामूल बन चुका था। अरहम दुरानी हर रोज़ हर बात पर उसके हुलिये, उसके मजहबी रुझान और उसके मिडिल क्लास बैकग्राउंड को लेकर उसकी इंसल्ट करता रहता। मुलानी, नेक परवीन, पेंडू और दकियानूसी जैसे नाजेबा अलकाब से उसे पुकारना उसका मशगला बन गया था। होरोलैन सब्र की घूंट पीकर ये सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मामू से शिकायत कर दी तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। वो अपनी वजह से कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपनी तजलील सह रही थी। अरहम ने उसे साफ लफ्ज़ों में ख़बरदार कर दिया था कि जैसे ही उसे अपने लेवल की कोई मॉडर्न लड़की मिल जाएगी तो वो उसे अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल देगा। मुमानी भी अपने बेटे की हर गलत बात को सही मानती थी और होरोलैन को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। 2 महीने इसी अजाब में गुजर गए। एक दिन अरहम अपनी माँ के सामने हमेशा की तरह अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। मम्मी, डैड ने आखिर किस गलती की सज़ा मुझे इस मुल्लानी के रूप में दी है? मैं इसे अपनी हाई सोसाइटी सर्कल में अपने दोस्तों से मुतारिफ भी नहीं करवा सकता। मुझे शर्म आती है इसे अपनी बीवी कहते हुए।
जवाब में ममानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम इसे अपने सर्कल में ले जाओगे, इसे अपने रंग में ढालोगे तो वो तुम्हारे रंग में ढलेगी ना। मगर वो ये सुनकर हत्थे से उखड़ गया। मम्मी, मुझे इस दकियानूसी ख्यालात वाली पर्दादार मुलानी को अपने सर्कल में ले जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना। ये इस घर में मुलाजमा बनकर रहे, यही इसके लिए ठीक है। हुरुलैन जो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी कि तमाम अल्फाज अपने कानों से सुन रही थी। उसके दिल पर जैसे तीर चल रहे थे। बर्तन धोने के बाद वो अपने आंसू पीती हुई चुपचाप कमरे में चली आई। अगले दिन शाम को ममानी के बेहद इसरार और दबाव पर अरहम मान गया और कमरे में आकर सख्त लहजे में बोला, तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाहर चलना है। हुरुलैन ने इस बात में सर हिला दिया। उसके गुस्से से, डर से अबाया तो नहीं पहना, लेकिन अपनी शर्मो हया की वजह से एक बड़ी सी चादर पूरे जिस्म पर ओढ़ ली और चेहरे पर मास्क लगा लिया। जब वो गाड़ी में बैठी तो अरहम ने नागवारी से उसे देखा और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से मास्क उतार फेंका। यहाँ गाड़ी में कोई जरासीम नहीं है जो तुम ये मास्क लगाए बैठी हो, वो चुपते हुए लहजे में बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो ये तो मैं पर्दे की वजह से, हुरुलैन ने बताते हुए अपने कांपते हुए लब भेंच लिए। अरहम ने तमस्खुराना अंदाज में उसे सर से पांव तक देखा और एक हाथ से सिगार सुलगाते बोला, नाम से हूर जरूर हो तुम, मगर सच में कोई हूर परी नहीं हो जो लोग तुम्हें देखकर फरेफ्ता हो जाएंगे। अपने आप को इतनी अहम शख्सियत मत समझो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हें रोज तो बताता रहता हूं मैं। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। हुरुलैन चुप रही। वो शहर के एक नामवर शॉपिंग मॉल में आया ताकि कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस दिलाकर उसका हुलिया बदल सके। फिर उसे एक इंतहाई महंगी और फैशनेबल बुटीक के अंदर ले गया। वहाँ रैक्स पर लटके कपड़ों को देखने के बाद एक मुख्तसर स्लीवलेस और चुस्त ड्रेस उठाकर हुरुलैन की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे जाकर ट्राई रूम में ट्राई करो और ये मुलानियों वाली चादर उतार कर बाहर फेंक दो, उसने बेबाक लहजे और हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। हुरुलैन उस मुख्तसर और बेहुदा लिबास को देखकर 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं ये बेहुदा और मुख्तसर लिबास हरगिज नहीं पहन सकती और ना ही मैं अपनी चादर उतारूंगी, उसने पहली बार अरहम की आंखों में आंखें डालकर साफ इनकार कर दिया। अरहम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो उसे सख्त अल्फाज में बेइज्जत करने ही वाला था कि उसी वक्त बुटीक में उसकी 2 मॉडर्न और हाई सोसाइटी फ्रेंड्स नताशा और शिजा दाखिल हुई। ऊंची हील पहने, मेकअप किए और इंतहाई मुख्तसर लिबासों में मलबूस वो दोनों अरहम की तरफ आई। हाय अरहम, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नताशा ने अरहम के शाने पर हाथ रखते कहा। फिर अचानक उसकी नज़र हुरुलैन पर पड़ी जो चादर में लिपटी एक कोने में खड़ी थी। नताशा ने हुरुलैन के लिबास और उसकी बड़ी चादर को देखकर हैरत और हकारत से देखकर कहा, ओ माय गॉड अरहम, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम अपने घर की नौकरानी को भी इतने महंगे मॉल में शॉपिंग कराने लाते हो क्या? अरहम के चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी के तासुरात उभरे। उसने हुरुलैन को एक खा जाने वाली और जहरीली नज़र से देखा और फौरन अपनी दोस्तों से मुखातिब होकर बोला, ओहो कमाल नताशा, तुम भी क्या बात कर रही हो? ये असल में डैड के गांव से एक दूर की रिश्तेदार आई है, तो डैड ने कहा था इसे कुछ शहर के कपड़े दिलवा दो। तुम लोग इसे छोड़ो, अपना बताओ, कहाँ गायब हो आजकल? अरहम ने अपने मूड को मसनूई तौर पर हशाश बशाश करते बात को मोड़ दिया। हुरुलैन का दिल इस तजलील पर छलनी हो गया। उसका अपना शौहर जिसके साथ उसका निकाह हुआ था उसे अपनी बीवी तस्लीम करने से इनकार कर रहा था और गांव की गरीब रिश्तेदार बता रहा था। अरहम ने हुरुलैन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और नताशा और शिजा को बड़े खुशगवार मूड में शॉपिंग कराने लगा। नताशा अरहम के साथ बेतकल्लुफ़ हो रही थी, उसके बाजू को थाम रही थी, जबकि हुरुलैन एक कोने में खड़ी उनकी बेबाक गुफ्तगू और अरहम की बेहिसी को देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती रही। उसकी आंखों से आंसू बहकर चादर के अंदर जज्ब हो रहे थे। खाली हाथ बगैर कोई कपड़े खरीदे जब हुरुलैन गाड़ी में उसके साथ वापस आ रही थी, तभी वो रास्ते भर उसके हुलिये और उसकी बैकवर्डनेस का ताना देता रहा। घर पहुंचकर हुरुलैन सीधी अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद जब उसने इशा की नमाज अदा की और दुआ मांगकर जायनमाज से उठी तो आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी।
अरहम जो सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उठकर होरूलैन के करीब आया और एक ही झटके में होरूलैन के सर से दुपट्टा खींचकर उतार दिया। वो उसकी इस अचानक हरकत पर बिल्कुल हक दक रह गई। रेशमी बाल कंधों पर बिखर गए। ये कमरे में मेरे सामने रोज मुल्लानी बनकर रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इस हुलिये, इस ड्रामे से मुझे सख्त चिढ़ है। वो उसके दुपट्टे को दूर सोफे पर फेंकते हुए गुर्राया। होरूलैन की डुबडुबाई आंखों में बेबसी तैरने लगी। वो अपना दुपट्टा उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अरहम ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को मजबूती से दबोच लिया। मैंने कहा ना, मेरे सामने ये तंबू लपेटने की जरूरत नहीं। तुम मेरे कमरे में ऐसे ही रहोगी। वो न जाने क्यों अजीब सी जिद और जुनून पर उतरा हुआ था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ चुके होंगे। क्या होरूलैन अरहम के लिए अपने आप को बदल पाएगी या फिर अरहम को अपना आप बदलना पड़ेगा? वो हूर को ऐसे ही कबूल कर लेगा या फिर कोई ऐसी बात उसे बदल देगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या हूर उसके साथ चल पाएगी? कैसी होगी होरूलैन की जिंदगी और कैसा होगा होरूलैन का अंजाम? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। अरहम की नजरें होरूलैन के चेहरे पर जम गई। नमाज के बाद हूर के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और शादाबी थी। उसके खुले हुए स्याह बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी भीगी हुई आंखें इस वक्त बेहद जाजिबे नजर लग रही थी। अरहम की सांसें नागवारी के बजाय अचानक बोझल होने लगी। उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़का। उसने हूर के बाजू पर अपनी गिरफ्त थोड़ी नरम की और अजीब सी कशिश में घिरकर उसका चेहरा देखने लगा। उसका दिल चाहा वो अपना हाथ हूर के भीगे हुए गाल पर रखे और उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन जैसे ही उसके जहन में अपने दोस्तों का मजाक और नताशा के अल्फाज गूंजे, उसने फौरन हूर की कलाई को झटक दिया और पीछे हट गया। दूर रहो मुझसे, उसने खुद को संभालते हुए कठोर आवाज में कहा। होरूलैन बेबसी से उसे देखकर रह गई। न जाने कैसा पेचीदा और मुतजाद शख्सियत का मालिक था यह शख्स। अगले दिन दोपहर के वक्त मुमानी उसके पास आई और गुस्से भरे लहजे में बोली, हूर, तुम अपना हुलिया आखिर बदलती क्यों नहीं हो? जानती भी हो कि अरहम को तुम्हारे इस मुल्लानी वाले हुनिये से सख्त चिढ़ होती है, तभी वो तुम्हें मुंह नहीं लगाता। किसको चिढ़ होती है इसके हुलिये से? मुमानी की बात अचानक शहाब मामू के आ जाने से अधूरी रह गई। शहाब दुरानी ने बेहद संजीदगी और गहरे तहय्युर से अपनी बीवी से सवाल किया था। मुमानी पहले तो ज़रा घबराई, लेकिन फिर फौरन बात संभालते हुए आम से अंदाज में बोली, कुछ नहीं शहाब, मैं तो बस इसे समझा रही थी कि इसका ये सादा हुलिया हमारी हाई सोसाइटी क्लास से मैच नहीं करता। थोड़ी सी मॉडर्न बन जाए ताकि हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक लगे। किसने कहा कि मैच नहीं करता? शहाब दुरानी के माथे पर शदीद बल पड़ गए। उनका लहजा सख्त हो गया। और ऐसा क्या गलत है इसकी वज़ाकता और होलिये में जो तुम चेंज करवाना चाहती हो? मैं तो इसके अपने फ़ायदे के लिए कह रही थी शहाब। हमारी क्लास के मुताबिक इसका होलिया होगा तो सोसाइटी में कोई बातें नहीं करेगा। मुमानी ने सफाई दी। कौन बातें बनाता है और कौन करता है इसके होलिये पर एतराज़? बताओ ज़रा मुझे। शहाब दुरानी का पारा चढ़ गया। अगर अरहम को उस पर कोई एतराज़ है तो उसे साफ कह दो, खबरदार जो उसने मेरी भांजी को अपनी मॉडर्न और बेबाक सहेलियों जैसा बनाने का सोचा भी। ये जैसी है, जितनी बाहया और सादा है, वैसे ही रहेगी। तुम माँ बेटे को इस होलिये और इन्हीं उसूलों के साथ इसे कबूल करना होगा, समझी तुम? शहाब दुरानी ने अपनी बीवी को सख्त और तंबीही नज़रों से देखा। डैड, फिर आपको अपनी इस मुलानी भांजी को मेरे सर नहीं थोपना चाहिए था। इसके लिए इसकी क्लास का कोई मौलवी ढूंढना चाहिए था। उसी वक्त अरहम वहां आ पहुंचा और उसने बाप के सामने हठधर्मी से कहा, बकवास बंद करो अरहम। शहाब दुरानी ने गुस्से से तिलमिलाकर बेटे को देखा। क्या गलत कह रहा हूं मैं डैड? अरहम ने ऊंची आवाज में कहा। आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसी बैकवर्ड, पेंडू और दकियानूसी भांजी मेरे पल्ले बांध दी, जिसे मैं अपनी हाई क्लास सर्कल में लेकर
मुतारिफ भी नहीं करवा सकता? उसने एक सख्त और तनफुर भरी नज़र एक कोने में नजरें झुकाए खड़ी हुरुलैन पर डाली। अपनी बकवास बंद करो अरहम, शहाब दुरानी चिल्ला उठे। क्या कमी है हूर में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तहजीबदार है, और बाकी जहाँ तक होलिया और शराफत की बात है तो इसका होलिया शरीफ और ख़ानदानी लड़कियों जैसा है, जैसी तुम्हारी सोसाइटी की बेबाक और ओछी लड़कियां हैं, ये उन जैसी नहीं है। शहाब दुरानी का बस नहीं चल रहा था। वो आगे बढ़कर अपने नालायक बेटे का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। ऐसी भी क्या गलत डिमांड कर दी मेरे बेटे ने? ममानी भी अपने बेटे की हिमायती बनकर बोल उठी। आपकी भांजी का होलिया मेरे बेटे के लिए बायस शर्मिंदगी है। या तो इसकी शादी इसके लेवल के किसी गरीब लड़के से करवाते, या फिर इससे कहीं कि वो खुद को हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए। फिर उन तीनों में शदीद तकरार और तल्ख कलामी शुरू हो गई। हुरुलैन का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो बेबसी, खौफ और शर्मिंदगी की तस्वीर बनी खड़ी रही। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। उसकी ज़ात की वजह से आज इस घर का सुकून बर्बाद हो गया था। शहाब दुरानी अगर गुस्से के तेज थे तो अरहम भी उन्हीं का खून था, बेहद ज़िद्दी और खुदसर। बाप से इस शदीद तकरार के बाद अरहम गुस्से से गाड़ी की चाबियां उठाकर घर से निकल गया और सारी रात गुजर जाने के बाद भी वापस ना आया। हुरुलैन की सारी रात जाकर आंखों में कट गई। वो अरहम की हिफाजत के लिए दुआएं मांगती रही और शदीद परेशान रही। सुबह होते ही ममानी उसके कमरे में आई और उसे जहरीले लहजे में बातें सुनाकर चली गई। बगैर किसी कसूर के हुरुलैन को पूरे घर के बिगाड़ का कसूरवार ठहरा दिया गया। बिलाखिर अगली शाम अरहम घर वापस आ गया, लेकिन हुरुलैन के लिए उसके दिल में नफरत की आग पहले से कहीं ज़्यादा भड़क चुकी थी। वो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुरुलैन को समझ रहा था। कुछ दिन बाद शहाब दुरानी को अपने बिजनेस के सिलसिले में 1 माह के तवील दौरे पर जापान जाना पड़ गया। शहाब दुरानी के जापान जाते ही अरहम दुरानी को हुरुलैन की तजलील करने और उसे नीचा दिखाने का खुला मौका मिल गया। उसने घर में अपने दोस्तों के लिए एक नाइट पार्टी रखी। हुरुलैन ने अरहम के हुक्म पर उस पार्टी में एक मुलाजमा और वेस्ट्रेस की हैसियत से शिरकत की। ममानी किसी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। रात के 12 बजे पार्टी अपने उरूज पर थी। हुरुलैन चादर ओढ़े, हाथ में ट्रे लिए उसके दोस्तों को मशरूबात सर्व कर रही थी। इसी दौरान अरहम का एक दोस्त कामरान, जो शराब के नशे में धुत था, हुरुलैन की तरफ मुतवज्जो हो गया। जब वो उसके पास ड्रिंक लेकर आई तो उसने हुरुलैन का हाथ पकड़ लिया। यार अरहम, तुम्हारी ये नौकरानी तो बला की खूबसूरत है। वो सर से पांव तक हुरुलैन पर गहरी निगाहें डालते बोला। तुमने इतनी कयामत चीज़ को ऐसे ही छोड़ा हुआ है क्या? हुरुलैन का पूरा वजूद उसके लम्स और गंदे अल्फाज से अनदेखी आग में झुलस उठा। अरहम, जो खुद भी नशे के खुमार में था, उस वक्त अपने बिल्कुल करीब मुख्तसर लिबास में मलबूस नताशा के साथ महवे गुफ्तगू था और उसका सारा ध्यान नताशा पर था। उसने कामरान की इस हरकत पर कोई तवज्जो न दी। हुरुलैन ने घबराकर अपना हाथ कामरान की गिरफ्त से छुड़ाया और तेजी से वहां से जाने लगी, लेकिन कामरान लड़खड़ाता हुआ उठा। उसका रास्ता रोकते बेतकल्लुफी से अपने दोनों हाथ हुरुलैन के शानों पर रख दिए। अरे अरे, कहाँ जा रही हो मुल्लानी जी? थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो ना। हुरुलैन पहले तो खौफजदा हो गई, लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत जमा की और कामरान को एक जोरदार धक्का दिया, जिसके नतीजे में वो लड़खड़ाकर पीछे शीशे की टेबल पर गिरा और टेबल पर रखे तमाम जाम और बोतलें छनाके से टूट गई। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। अरहम गुस्से से पागल होता उठा और सुर्ख आंखों के साथ तेज कदम उठाता हुरुलैन के करीब आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को धक्का देने की? वो सबके सामने धाड़ा। हुरुलैन ने अपनी गुलाबी गालों पर बहते आंसुओं के साथ कपकपाती और लरसती आवाज में कहा, ये मेरे साथ दस्त दराजी कर रहा था अरहम। इसने मुझे हाथ। अरहम ने उसकी बात पूरी भी ना होने दी और एक थप्पड़ हुरुलैन के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। बकवास बंद करो, अरहम ने तनफ्फुर से कहा। ऐसी भी कोई तुम हूर परी नहीं हो जो ये तुम्हारे साथ दस्त दराजी करेगा। अपनी औकात मत भूलो। हुरुलैन ने इंतहाई जख्मी दिल और डुबडुबाई आंखों से अरहम को देखा
کہ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکتا پشیمانی میں مبتلا ہوا، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے خاموش رہا۔ نورالعین اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھے وہاں سے تیزی سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر اندر سے لاک لگا کر فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننے کے بجائے اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ صبح کے 4 بجے کے قریب پارٹی ختم ہونے کے بعد ارحم کمرے میں آیا۔ جب اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ غصے سے اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو حورالعین، ورنہ میں توڑ دوں گا۔ حورالعین جس کی بمشکل ابھی آنکھ لگی تھی گھبرا کر اٹھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی دروازہ کھولا ارحم کو سخت غضبناک حالت میں سامنے کھڑا پایا۔ یہ کمرہ صرف تمہارا ہے کیا جو تم لاک لگا کر بیٹھ گئیں؟ وہ دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ حورالعین خاموش رہی۔ رات والے الفاظ کے بعد اس کے پاس اب کوئی بھی الفاظ نہیں بچے تھے۔ پھر یہ گھر میں روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ ارحم آئے روز گھر میں پارٹیاں رکھتا اور حورالعین سے ویٹریس اور ملازمہ کے فرائض سر انجام دلواتا۔ حورالعین خاموشی سے بغیر کسی شکایت کے صبر کی گھونٹ پی کر سب کام کرتی رہی۔ ایک دن اسے کسی پارٹی میں جانا تھا۔ ممانی نے حورالعین کو ساتھ لے جانے کو کہا تو حسب عادت وہ اس کے حلیے پر تضحیک آمیز فکرے پاس کرتا اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر گیا، مگر شام کو ممانی نے اسے زبردستی سلیو لیس ساڑی پہنا کر ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ حورالعین خود کو عریاں محسوس کرتی سخت بے بسی کی حالت میں تھی۔ دوسری طرف ارحم نے جب اسے اس لباس میں پارٹی میں دیکھا تو بھڑک اٹھا۔ حورالعین اس کے ری ایکشن پر حیران تھی۔ ایک طرف خود چاہتا تھا کہ وہ ماڈرن لباس پہنے، مگر جب وہ پہن کر اس پارٹی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی تو اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا اور وہ برداشت نہ کر سکا اور اسے پارٹی سے سیدھا گھر لایا اور کمرے میں لا کر اس پر چلانے لگا۔ کس سے پوچھ کر تم ایسا لباس پہن کر اس پارٹی میں آئیں؟ وہ اسے شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ ہی تو چاہتے تھے کہ میں ایسی ڈریسنگ کروں، تب جب میں نے کی ہے تو پھر آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ حورالعین نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر درست لہجے میں بولا، تمہیں کس نے کہا خود کو میری پسند میں ڈھالنے کی کوشش کرو؟ تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، میرے لیے خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم چاہے جتنی بھی ماڈرن کیوں نہ بن جاؤ، مجھے پھر بھی پسند نہیں آ سکتی، سمجھی تم؟ اپنی اندر کی فیلنگز پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ حورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے رخ موڑ گیا، مگر جوں جوں دن گزرنے لگے اس کے دل میں عجیب سی کشمکش بڑھتی چلی گئی۔ وہ جتنا حورالعین سے بھاگنے کی کوشش کرتا، حورالعین کی پاکیزگی، اس کا خاموش صبر اور سادہ پرکشش روح اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتا۔ وہ اب سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ حورالعین کے کمرے میں موجودگی اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ دل رشتے کا احساس دلاتے اسے قائل کرتا کہ وہ اس پر حق جتا لے، مگر دماغ انا کے زام میں روک لیتا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف 1 ماہ کا عرصہ ختم ہوا تو شہاب درانی جاپان کے بزنس ٹور سے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے حورالعین کو بغور دیکھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن چکے تھے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور خاموش لگ رہی تھی۔ شہاب درانی کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ملازماؤں سے معلومات لینے کے بعد انہوں نے اسی وقت ارحم اور اپنی بیوی کو روم میں طلب کر لیا۔ ارحم، شائستہ، سچ سچ بتاؤ، میرے جانے کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا رہا؟ شہاب درانی نے نہایت سخت اور گرجدار آواز میں پوچھا۔ حور کا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہے؟ ارحم تو خاموش رہا، البتہ شائستہ درانی نے بات بتانے کی کوشش کی۔ شہاب، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ تو اپنی ماں کی یاد میں غمگین رہتی ہے، ہم نے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دی، پوچھ لو اس سے۔ جھوٹ بولنا بند کرو شائستہ، شہاب درانی نے غصے سے کہا۔ مجھے گھر کے ملازمین نے سب بتا دیا ہے کہ ارحم یہاں پارٹیاں رکھتا رہا اور میری بھانجی سے ملازمہ کی طرح کام کروایا جاتا رہا، اور ارحم تم نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ شہاب درانی کی یہ بات سن کر ارحم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ڈیڈ کو اس تھپڑ کا بھی پتہ چل جائے گا۔
शहाब दुरानी आगे बढ़े और उन्होंने शदीद गुस्से में अरहम का गिरेबान पकड़ लिया। तुम इंसान हो या कोई दरिंदे? वो मेरी मरहुमा बहन की आखिरी निशानी है। मैंने तुमसे उसका निकाह इसलिए किया था ताकि उसे इज्जत और छत मिल सके, और तुमने उसकी इज्जत को अपने दोस्तों के सामने नीलाम किया। अरहम ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। डैड, वो मेरे लेवल की नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, वो खोखले लहजे में बोला। लेवल? शहाब दुरानी इस्तेज़ा यहाँ से। तुम किस लेवल की बात कर रहे हो? जिस दौलत और स्टेटस पर तुम गरूर कर रहे हो वो तुमने नहीं, मैंने कमाई है। और सुनो, तुम दोनों कान खोल कर। शहाब दुरानी ने अपने दराज से कुछ कागजात निकाले और उन्हें टेबल पर पटक दिया। ये मेरी जायदाद, इस बंगले, मेरी गाड़ियों और मेरी तमाम बिजनेस कंपनियों के कागजात हैं। मैंने अपनी तमाम जायदाद का 80% नूरुलैन के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही अरहम और शाइस्ता दुरानी के होश उड़ गए। उनके चेहरों का रंग फक हो गया। क्या? शाइस्ता दुरानी चिल्ला उठी। आप अपनी सगी औलाद को महरूम करके अपनी भांजी को सब कुछ दे रहे हैं? हाँ, शहाब दुरानी ने गरज कर कहा। अगर अरहम हुरुलैन को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता, उसे वो इज्जत और हुकूक नहीं देता जो एक शौहर को देने चाहिए, तो इसे मेरी जायदाद का सिर्फ 20% मिलेगा, और वो भी तब जब हुरुलैन इसे इजाज़त देगी। अब बोलो अरहम, कौन मिडिल क्लास है और कौन अमीर? अब तुम हुरुलैन की जायदाद पर पलने वाले एक मामूली शख्स हो। अरहम दुरानी को यूं लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक शदीद तमांचा मारा हो। उसका तमाम गरूर, उसकी अना और उसका तकब्बुर लम्हों में खाक में मिल चुका था। जिस लड़की को वो गरीब और मिडिल क्लास कहकर जलील करता था, आज वो उसकी तमाम दौलत की मालिक बन चुकी थी। वो बिना कुछ कहे बाप के रूम से निकलकर सीधा अपने बेडरूम में आया। उसके जहन में इंतशार का तूफान बरपा था। इतने दिनों से वो अपने अंदर जो जंग लड़ रहा था, बिल आखिर उसे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरुलैन खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश को देख रही थी। अरहम ने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और हुरुलैन की तरफ बढ़ा। आज उसके चेहरे पर गरूर या तनफ़ुर का कोई निशान नहीं था, बल्कि सिर्फ पशेमानी, दर्द और एक अजीब सी इल्तिजा थी। आहट पर हुरुलैन ने मुड़कर देखा और अरहम को अपने करीब आते देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी। अरहम, आप प्लीज़ गुस्सा मत करें, मैंने मामू से कुछ नहीं कहा, कसम से मैंने। अरहम ने हुरुलैन को बात पूरी करने का मौका न दिया। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले लिया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। हुरुलैन ये देखकर शशतर रह गई। मगरूर अरहम दुरानी उसके सामने दो जानू बैठा हुआ था। अरहम, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए प्लीज़। हुरुलैन ने घबराकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने उसके हाथों को मजबूती से थामे रखा और अपनी भीगी आंखों से हुरुलैन के चेहरे को देखा। मुझे माफ़ कर दो हुर, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ लजाहत भरी और लहजा नम था। मैंने तुम्हारे पाकीज़ा रूप, तुम्हारी हया और तुम्हारे दिल की खूबसूरती को नहीं देखा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं हुर। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें जलील किया। आई एम सॉरी। हुरुलैन की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। अरहम ने उठकर उसके दोनों शानों पर हाथ रखे और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, डैड ने जो जायदाद तुम्हारे नाम की है, मुझे उस दौलत की ज़रा भी परवाह नहीं हुर। मुझे उस जायदाद में से 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। मैं अपने गुरूर की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मुझे एहसास हो गया है कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। तुम सच में मेरे लिए और इस घर के लिए एक हूर हो। वो शदीद पशेमानी से बोला, नहीं नहीं अरहम, मैं कुछ नहीं लूँगी, सब कुछ आपका है, आप फिक्र ना करें, मैं मामू को मना लूँगी। आप अपनी पसंद की लड़की से बेशक शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालिएगा। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं दूँगी, वादा करती हूँ। वो बरसती आंखों के साथ कह रही थी। पहली बार अरहम दुरानी के दिल पर ज़बरदस्त घूंसा पड़ा। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया।
तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहोगी हूर, और सिर्फ तुम। मैं समझता था जितना मैं मॉडर्न लिबरल हूँ, मेरी बीवी भी वैसे ही होनी चाहिए, मगर उस रोज़ पार्टी में जब तुम्हें उस लिबास में देखा और तुम पर गैर मर्दों की गंदी नज़रें और कमेंट्स सुने तो मेरा खून खौल उठा। पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ। मेरा जहन तो किसी बोल्ड मॉडर्न लड़की को बतौर बीवी कबूल कर भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ही ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। हुरुलैन हैरत से सर उठाकर उसे देखने लगी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मगर मुझे किसी मॉडर्न लड़की से शादी करनी होती तो मैं कर चुका होता। अरम ने झुककर उसके माथे पर लब रखे। हुरुलैन का पूरा वजूद उसके लम्स और कुर्बत से कांप उठा। क्या तुम मुझे एक नया मौका दोगी हूर? क्या तुम इस मगरूर अरहम दुरानी को अपना असली शौहर तस्लीम करोगी? अरहम का लहजा सवालिया था। हुरुलैन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। पहली बार उसे अरहम दुरानी के दिलकश चेहरे पर गरूर, हकारत के तासुरात के बजाय पशेमानी और नरमी के तासुरात नजर आए। उसने खामोशी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। अरहम ने एक गहरा सांस लिया और अपनी दोनों बाहों का घेरा हुरुलैन के नाजुक वजूद के गिर्द तंग कर दिया। उसने हूर को अपनी आगोश में भर लिया और झुककर उसके सर पर बोसे देने लगा। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर मौसीकी बजा रही थी और अंदर कमरे में दो दिलों की दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। हुरुलैन की दुआओं को खुदा ने बिलाखिर कबूल कर लिया था और उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। बेशक वो सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।